वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं नासा के सबसे पहले स्पेस मिशन के बारे में और शायद स्पेस हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन। अकॉर्डिंग टू मी ये अपोलो 11 फर्स्ट मून मिशन से भी ज्यादा बड़ा इवेंट था। इसके बिना अपोलो 11 मून मिशन भी पॉसिबल नहीं होता और मैंने ऐसा क्यों कहा ये आपको बाद में पता चल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। 12 अगस्त 1960 हर रोज की तरह कैलिफोर्निया शहर अपने बिजी शेड्यूल में था कि अचानक लोगों ने नोटिस किया आसमान में एक बहुत ही चमकीला ऑब्जेक्ट जो तेजी से फ्लोट कर रहा था। वो किसी दूसरे स्टार से बहुत ज्यादा ब्राइटर था, लेकिन वो था क्या? ये है इको-1, एक जायंट मेटल बलून जिसे नासा ने ईयर 1960 में लॉन्च किया था। और ये जान के आपको शौक लगेगा कि ये नासा का सबसे पहला स्पेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोजेक्ट था। और यही नहीं, इको-1 अब तक का सबसे खूबसूरत सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है। और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, लेकिन फिर भी यह पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल्स बाउंस करता था। और इसके पीछे लॉजिक बहुत ही सिंपल था, रिफ्लेक्शन। जी हाँ, ये अपने रिफ्लेक्टिव सरफेस से रेडियो सिग्नल्स को बाउंस करता था। इंटरेस्टिंग राइट? अपनी सरलता के बावजूद इसने बहुत अच्छा काम किया। इसके लॉन्च होने के तुरंत बाद प्रेसिडेंट आइजनहावर ने कैलिफोर्निया से न्यू जर्सी एक वॉइस मैसेज भेजा। 1958 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज इंजीनियर जॉन आर पियर्स ने यूएस एयरफोर्स के मीटिंग में प्रेजेंट किया पैसिव सैटेलाइट रिले और समझाया कि कैसे ऑर्बिट में घूमता हुआ एक रिफ्लेक्टिव बॉडी ट्रांसमिशन बाउंस कर सकता है अर्थ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और इसे सपोर्ट किया विलियम एच पिकरिंग ने, जो कि डायरेक्टर थे जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरीज के। उन्होंने कहा कि मुजारे डेजर्ट के गोल्डस्टोन ड्राई लेक में 85 फीट डायमीटर वाला पोलर माउंटेड एंटीना यूज किया जा सकता है एज ए ग्राउंड फैसिलिटी फॉर द एक्सपेरिमेंट। 1960s तक दुनिया भर के कम्युनिकेशन ऑपरेशंस अंडर सी केबल के उलझे हुए सिस्टम का यूज करते थे और उस टाइम इस आइडिया का उभर कर आना अपने आप में एक मास्टरपीस था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था। उस टाइम के कुछ इंटेलिजेंट लोगों का मानना था कि ये आइडिया वर्क नहीं करेगा और इंजीनियर्स का कहना था कि अर्थ का आयनोस्फीयर किसी भी तरह के रेडियो सिग्नल को पास होने नहीं देगा। सो नाउ इको को लॉन्च करने से पहले नासा को ये प्रूव करना था कि यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम काम करेगा। बट हाउ? क्योंकि सैटेलाइट को लॉन्च किए बिना ये प्रूव करना इम्पॉसिबल था। सडनली उन्हें रियलाइज हुआ कि एक सैटेलाइट ऑलरेडी है जो ये काम कर सकता है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून। तो बस उन्होंने टेस्ट करना शुरू किया और मून को एक जायंट रिफ्लेक्टर की तरह यूज किया वॉइस सिग्नल्स को न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया भेजने के लिए। और सरप्राइजिंगली ये सक्सेसफुल रहा। लेकिन ये एक्चुअली में काम कैसे करता था? लॉजिक बहुत सिंपल था। अगर आप किसी मिरर पर लाइट फेंके तो वो रिफ्लेक्ट होती है। सिमिलरली रेडियो वेव्स भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। जब सिग्नल किसी सरफेस से बाउंस होता है तो वो हर दिशा में फैल जाते हैं और कुछ सिग्नल अर्थ पर वापस आते हैं, जो कि किसी डिफरेंट लोकेशन में लगाए गए रिसीवर द्वारा कैप्चर किए जाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि रिफ्लेक्टर जितना बड़ा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड सिग्नल भेजेगा और इस वजह से इको-1 का मैसिव होना बेहद जरूरी था। इको-1 को बनाया गया माइलर प्लास्टिक के जायंट सीट से, जिसका थिकनेस ह्यूमन हेयर का 10% था। इस सीट को 100 से भी ज्यादा टुकड़ों में काटा गया और बलून को शाइनी सरफेस देने के लिए हर एक टुकड़े को एल्युमिनियम के पतले लेयर से कवर किया गया और एट लास्ट इन टुकड़ों को ग्लू से चिपकाया गया एक स्फेरिकल शेप में। अर्थ पर गुब्बारे को फुलाए रखने के लिए पूरे 18 टन हवा की जरूरत पड़ती थी, लेकिन स्पेस में कुछ किलोग्राम हवा ही काफी था। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर है जो बलून को चारों ओर से इसके अगेंस्ट पुश करता था, इसलिए ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती थी। लेकिन स्पेस में ऐसा कुछ नहीं है। स्पेस तो पूरी तरह से वैक्यूम है। सो नाउ जब ये सब कुछ पूरा हो गया, ईयर 1958 में नासा ने इस बलून को पहली बार इन्फ्लेट किया और ये जायंट बलून अपने अस्तित्व में आया। अब आता है दूसरा स्टेज। ये स्पेस में लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था और इसे वहां तक पहुंचाने का एकमात्र तरीका था इसे
पैक करना और ऑर्बिट में पहुंचने के बाद फुलाना, क्योंकि इन्फ्लेटेड बलून को ऑर्बिट तक ले जाना इम्पॉसिबल था। अब आता है नासा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज। बिना एयर सप्लाई के इको अपने आप को स्पेस में फुलाएगा कैसे? इको को इसमें बदलने के लिए उसे खुद को स्पेस में फुलाने की जरूरत थी, लेकिन आखिरकार नासा ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया और इसके लिए कोई स्पेशल एयर सप्लाई सिस्टम नहीं बनाया गया, बल्कि इसके अंदर छोटे छोटे बेंजोइक एसिड के डिब्बे लगा दिए गए। बेंजोइक एसिड एक स्पेशल पाउडर है जो गर्मी के संपर्क में आने पर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए जब गुब्बारा स्पेस में छोड़ा गया तो सूरज की गर्मी ने इसे बड़ी जल्दी गैस में बदल दिया, जिससे ये अंदर फैलना शुरू हो गया और कुछ ही सेकंड्स में बलून अपने स्फेरिकल शेप में आ गया। फिर एक और प्रॉब्लम सामने आया, वो था माइक्रो मेटियोरॉइड्स। इतने बड़े ऑब्जेक्ट के स्पेस में होने से इसकी पूरी पॉसिबिलिटी थी कि ये छोटे छोटे मेटियोरॉइड्स से डैमेज हो जाए। इसका सॉल्यूशन नासा ने ये निकाला कि उन्होंने बलून में बेंजोइक एसिड के एक्स्ट्रा डिब्बे रख दिए जो टाइम टू टाइम रिलीज होते रहेंगे बलून के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। मगर इको 2 में इस प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन डिजाइन किया गया था। इको 2 भी माइलर प्लास्टिक शीट से बनाया गया था, लेकिन इन शीट्स के दोनों तरफ एल्युमिनियम फॉयल से कवर किया गया था। जब बलून में हवा भर जाता था तो प्रेशर बढ़ जाने के कारण एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रेच हो जाता था और बलून हार्ड हो जाता था। इतना रिजिड हो जाता था कि माइक्रो मेटियोरॉइड्स के टकराने पर भी इसका शेप जैसे का वैसा रहता था। ये जायंट बलून्स इतने शाइनी थे कि वो अर्थ से साफ साफ दिखाई देते थे। पूरे 1 दशक तक ये रात के सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स थे, यहाँ तक कि ये नॉर्थ स्टार से भी ज्यादा चमकीले थे। लेकिन काम यही खत्म नहीं हुआ था। ग्राउंड स्टेशन को भी इन बलून्स को ट्रैक करना आना चाहिए था, ताकि ये इन्हें लॉक करके सिग्नल भेज या पकड़ सके। और इसका सबसे आसान तरीका था, जब बलून्स दिखाई दे तो एंटीना डिश को डायरेक्टली बलून्स की ओर पॉइंट करना। लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब बलून ट्विलाइट आवर्स में अर्थ के उस स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर हो। लेकिन अगर ये बलून्स ना दिखाई दे तो एंटीनास को नासा के ट्रैकिंग नेटवर्क पर डिपेंड करना होगा, जो कि प्रेडिक्ट करता है सैटेलाइट के ऑर्बिटल पाथ को। लेकिन इको 2 में उन्होंने इस इशू को पूरी तरह से रिजॉल्व कर दिया। नासा ने इको 2 में ट्रैकिंग बीकन लगाया जो कि सिग्नल भेजता था, जिससे इसे दिन में भी ट्रैक करना इजी हो गया। मोस्टली इको का यूज कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी के बीच कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था, वेरेज इको के पोलर ऑर्बिट की वजह से ये एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था। ये बलून नियरली वर्ल्ड के हर हिस्से के ऊपर से जाता था और जो कोई भी इससे ट्रांसमिशन कर सकता था, अगर उनके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है तो। इवन यूएस और सोवियत यूनियन के बीच ट्रांसमिशन इस बलून के जरिए किया गया था। इस वजह से इसे फ्रेंडली स्पुतनिक का नाम भी दिया गया। लेकिन इन सब चीजों में एक बड़ी बात यह थी कि इको सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं किया जाता था, बल्कि अर्थ के एक्यूरेट शेप और साइज को भी मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। उस टाइम अर्थ का एक्यूरेट मेजरमेंट डिपेंड था स्टार ट्रायंगुलेशन पर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह थी कि सिटीज और कॉन्टिनेंट्स के बीच के डिस्टेंस में डिफरेंस 100 किलोमीटर ज्यादा या कम हो सकता था, और इसलिए साइंटिस्ट इको का यूज करते थे अर्थ के चारों ओर एग्जैक्ट लोकेशन को पॉइंट करने के लिए। तो ये किया कैसे जाता था? सबसे पहले अर्थ पर 2 डिफरेंट पॉइंट से इको तक सिग्नल ट्रैवल टाइम को मेजर किया जाता था, जिससे बलून तक डिस्टेंस पता चलता था। फिर इको के साथ एंगल को मेजर किया जाता था, जिससे कि एक ट्रायंगल बनता था, और इस डाटा के साथ दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर कर लिया जाता था। और इसने अर्थ का 10 गुना ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड किया। इको का सफर यही नहीं रुका, और उस टाइम नासा बहुत ही यंग स्टेज में था और इसके पास अर्थ ऑर्बिट का बहुत ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं था। इसमें से सबसे ज्यादा अननोन टॉपिक था एटमॉस्फेरिक ड्रैग। यहाँ तक कि 1500 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर के हल्के हल्के ट्रेसेस पाए जाते हैं, जो कि ऑर्बिट में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो करते हैं।
और इतने बड़े सरफेस एरिया वाले ये बलून इस चीज को सबसे ज्यादा फील करते थे। कंपेयर टू एनी सैटेलाइट्स, इको-1 के पूरे लाइफ स्पैन में नासा ने ट्रैक किया कि इसका ऑर्बिट चेंज कैसे होता था। लेकिन इस टेस्ट से एक सरप्राइजिंग रिजल्ट सामने आया। ऑर्बिटल चेंज में एटमॉस्फेरिक ड्रैग का कोई रोल नहीं था। इंस्टेड इसका रिलेशन डायरेक्टली सोलर विंड से था, जो कि सन से आता है, और ये इको-1 को अर्थ की ओर पुश करता था। 60s के एंड तक ये दोनों बलून परफेक्टली काम करते रहे और ये प्रूव किया कि स्पेस के थ्रू ग्लोबल कम्युनिकेशन एक बेहतरीन आइडिया है। इन आइकॉनिक बलून्स ने नासा को वो नॉलेज दिया जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा वो है, जो ग्राउंड रिसीवर इकोज के सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता था, उसने बाद में यूनिवर्स क्रिएशन के सबसे बड़े थ्योरी बिग बैंग को एस्टेब्लिश किया बाय डिस्कवरिंग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और जो मटेरियल इको को बनाने के लिए डेवलप किया गया था वो आज भी स्पेसक्राफ्ट में यूज किए जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने बड़े इवेंट को आज तक फोकस में नहीं लाया गया। आप ही सोचिए, ये इवेंट सबसे पहली और सबसे बड़ी छलांग थी स्पेस कम्युनिकेशन हिस्ट्री में। आपको क्या लगता है, मैं सही हूँ या गलत? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर ठोकिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड नाइट एंड जय हिंद।